Hello friends, welcome to SF Education. Today in this video we are going to discuss 12th of August complete current affairs. So if you are watching the video first time, please subscribe the channel and press the bell icon for the latest and the new updates of the video. आज की वीडियो में हम करंट अफेयर थ्रू MCQs की सीरीज़ में 12th ऑफ अगस्त के कंप्लीट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इसमें 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं हम अलग अलग सीरीज़ के सोर्स से बनाया है, जिसमें से द हिंदू और जो अलग अलग पीआईबी का सोर्स है उसमें से इकट्ठा करके न्यूज़ एनालिसिस के तौर पे इन एमसीक्यू पैटर्न में इन क्वेश्चंस को बनाए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगता है और जो एमसीक्यू अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। एंड क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोशिश करिएगा जो आपका 10 में से स्कोर है ये आपका 10 आउट ऑफ 6 में रहे, क्योंकि इस फेज़ में क्या रहता है, जब 10 आउट ऑफ 6 के फेज़ में रहते हैं इस इनिशियल स्टेज में, अगर आपको कंटिन्यूसली इसी फेज़ पे आप फॉल करते हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो ट्राई करिएगा कि जो 10 आउट ऑफ 6 के फेज़ में रहिए और कॉमेंट में अपना आंसर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आयुष्मान भारत योजना। तो आयुष्मान भारत योजना इस समय काफ़ी न्यूज़ में है ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस। तो बताना है कौन सी दो स्टेटमेंट में से करेक्ट है। फर्स्ट है इट एम टू ट्रांसफ़र द एग्जिस्टिंग सब सेंटर एंड द प्राइमरी हेल्थ सेंटर अक्रॉस द कंट्री। इसका एम है कि ट्रांसफॉर्म करना है जो भी सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर है पूरे भारत में। सेकेंड है एलिजिबल बेनिफिशरी कैन अवेल हेल्थ कवर बेनिफिट अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम फॉर कोविड-19 टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। जो एलिजिबल बेनिफिशियरी हैं वो हेल्थ कवर को अवेल कर सकते हैं उसका, किसके अंदर, आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर कोविड-19 टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू एंड नाइदर वन नॉर टू। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी मतलब जो इसका एम है ये दिया गया है कि एग्जिस्टिंग जो सब सेंटर है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इनको पूरे भारत में ट्रांसफॉर्म करना है। एंड सेकंड जो इसमें जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं वो अवेल कर सकते हैं हेल्थ कवर बेनिफिट को अंडर आयुष्मान भारत स्कीम कोविड-19 टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में समझ लेते हैं। इसके अंदर अभी रिसेंटली क्या किया गया है कि जो 1.5 लाख 1.5 लाख जो हेल्थ एंड जो वेलफेयर सेंटर है उसको ट्रांसफॉर्मिंग किया जाएगा सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के रूप में। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। सेकंड जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को ही हम आयुष्मान भारत योजना कहते हैं। इसके अंदर 5 लाख रुपये पर फैमिली पर ईयर दिया जाएगा। ठीक है, और फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए टू कवर 10.74 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज़, और जो भी टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन उसके लिए 10.74 करोड़ ये पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज़ के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपको याद रखना है कि इसमें जो 5 लाख रुपए है ये पर फैमिली के लिए, याद रखना ये पर फैमिली है ना कि पर पर्सन है, यू हैव टू बी रिमेंबर। और जो आपकी स्टेटमेंट 2 है इसमें जो कोविड-19 टेस्टिंग और जो ट्रीटमेंट है कवर, इसके प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंदर ही इसको किया जाएगा। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेटवर्क अटैच स्टोरेज के बारे में पूछ रहा है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट एनेबल्स मल्टीपल यूजर डिवाइसेस टू एक्सेस डेटा फ्रॉम सेंट्रलाइज डिस्क कैपेसिटी। ये इनेबल करता है मल्टीपल यूज़र डिवाइसेस को कि वो एक ही स्थान से क्या करें, अलग अलग मतलब डेटा को सोर्स को इकट्ठा कर सके, मतलब जो सेंट्रलाइज डिस्क कैपेसिटी होती है उसको वहाँ से क्या कर सके, डेटा को एक्सेस कर सकें। सेकेंड है जो NAS है, जिसको नेटवर्क अटैच स्टोरेज कहा जाता है, do not have any keyboard or display interface and are managed from the connected computers। NAS में कोई भी कीबोर्ड या फिर कोई डिस्प्ले इंटरफेस नहीं होता है, इसको मैनेज किया जाता है कनेक्टेड कंप्यूटरों से। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू एंड नाइदर वन नॉर टू। सो वीडियो को पॉज करके बताइए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपको ऑप्शन सी है यहाँ पे भी, कि ये इनेबल करता है मल्टीपल यूज़र डिवाइसेस को ताकि एक्सेस डेटा प्रोवाइड कराया जा सके सेंट्रलाइज डिस्क कैपेसिटी के द्वारा। ठीक है, और जो सेकंड स्टेटमेंट इसमें जो NAS है, जिसको नेटवर्क अटैच स्टोरेज कहा जाता है, ये डिवाइस है जिसके अंदर कोई भी ना तो कोई कीबोर्ड होता है ना ही कोई डिस्प्ले इंटरफेस होता है। ठीक है, इसको जो मल्टीपल कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं उनके द्वारा इसको चालू किया जाता है, इसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए, फिर इसके बारे में देखते हैं हम। ठीक है, इसकी पहले तो आप पिक देख लीजिए, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये नेटवर्क अटैच स्टोरेज है। यहाँ पे देखो आप, ये रहा, ये देखिए, ना तो ये कोई कीबोर्ड है, ठीक है, इट इज़ नाइदर कीबोर्ड नॉर
डिस्प्ले, ठीक है, तो ना ही ये कोई डिस्प्ले है। तो आई होप आपको अच्छे दिख रहा होगा। देखिए मल्टीपल यूज़र कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ये वर्क करता है। इसमें देखिए सर्वर्स लगे हुए हैं। ये सर्वर्स किससे अटैच है? नेटवर्क अटैच स्टोरेज से, जिसके अंदर जो मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं इनका जो डेटा होता है ये यहाँ पे स्टोर किया जाता है। यहाँ से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। और जो देखेंगे इसके बारे में, जो वही जो मैंने आपको उस डायग्राम में बताया, वही सब चीज़ें दी हैं कि जो यूज़र्स हैं कहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क में वो एक्सेस कर सकते हैं शेयर्ड स्टोरेज बाय स्टैंडर्ड एथरनेट कनेक्शन, ठीक है। जो स्टैंडर्ड एथरनेट कनेक्शन है, ये देखिए ये जो आपका स्टैंडर्ड एथरनेट कनेक्शन है, यहाँ से क्या कर सकते हो आप? एक्सेस कर सकते हो जो स्टोरेज है वहाँ तक के लिए, ठीक है। तो ये होता है। और जो NAS डिवाइस है ये ओन फाइल सर्वर कैपेबिलिटी के ऊपर वर्क करता है, ताकि यहाँ पे स्टोर की जा सके और मैनेज की जा सके एक्सेस। और जो फाइल्स हैं उसमें डज नॉट हैव एनी कीबोर्ड और डिस्प्ले इंटरफेस, इसके अंदर कोई भी कीबोर्ड और डिस्प्ले इंटरफेस नहीं होता है, ठीक है। आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेपन सिस्टम इज आर करेक्टली मैच, ठीक है। जिस तरीके से कोविड-19 चल रहा है और जो क्राइसिस के साथ साथ जो हमारे स्टैंड ऑफ चल रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, तो उस समय ये वेपन से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड ये इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है पिनाका, क्या ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। सेकंड है मरीच, क्या ये एडवांस्ड टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम है। थर्ड है अस्त्रा, क्या ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सो वीडियो को पॉज करिए और ये जो ऑप्शन है इनके हिसाब से आंसर दीजिए। और जो ऑप्शन है आपके 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। चलिए बताइए फिर वीडियो को पॉज करके। चलो देख लेते हैं राइट आंसर यहाँ पे क्या है। यहाँ जो आपका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए मतलब जो आपका पिनाका, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। और साथ ही साथ जो मरीच है, मरीच के बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में नहीं रहता, इसलिए आपको नहीं सुना होगा। बट फिर भी जो बहुत से लोग जो काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। एडवांस टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम इसको कहा जाता है। ये जो आपका अस्त्रा है इसके बारे में भी आपने काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होंगे, तो आप आई होप मैं आपको मतलब आशा कर रहा हूँ कि आपने इसका आंसर सही लगाया होगा। इसको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं कहा जाता है, ठीक है। ये आपका एयर टू एयर है जिसकी रेंज अप्रॉक्सीमेट 100 किलोमीटर है, ठीक है। थोड़ा सा और इसके बारे में समझ लीजिए ताकि आपको क्लैरिफिकेशन अच्छे तरीके से मिल सके। जो अस्त्रा है ये इंडिया का पहला बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, ठीक है, ना कि इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है। तो यहाँ से आपको क्लैरिफिकेशन रखना है कि ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ना कि क्या है आपका इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसको इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है इंडिया के अंदर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और जिसकी मैक्सिमम रेंज, जितना मैंने आपको बताया कि 112 किलोमीटर। और ये कितनी है? ये हेड ऑन चेज में है, जब ये हेड ऑन चेज करता है, और 20 किलोमीटर टेल चेज में, जब ये पीछे से वार करता है, ठीक है, तो वहाँ पे इसकी रहती है। तो आई होप ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माउंट सिनबंग वॉल्केनो के बारे में पूछा गया, इसकी लोकेशन कहाँ पे है। उसके बाद फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं, आखिर इसको क्यों डिस्कस किया जा रहा है। तो ऑप्शन है इंडोनेशिया, जापान, यूके और यूएस। वीडियो को पॉज करके राइट आंसर में टिक करिए। चलिए समझ लेते राइट आंसर क्या है। माउंट सिनबंग वॉल्केनो रिसेंटली, अभी काफ़ी बहुत लंबे समय से ये एक अनएक्टिव वॉल्केनो है और रिसेंटली अभी एक्टिव हो गया है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ज्योग्राफी रिलेटेड। तो इसकी लोकेशन आपकी इंडोनेशिया में पड़ती है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ए हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए। माउंट सिनबंगो था ये नॉर्दर्न सुमात्रा जो आइलैंड है, ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर, नॉर्दर्न सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया में है, वहाँ पे इसकी लोकेशन पड़ती है, ठीक है। ये रिसेंटली अरेप्ट हुआ है इन 2010 में। तो अंटिल ये 2010 के बाद से अब ये अरेप्ट हुआ है, तो काफ़ी लंबा समय हो गया, 10 ईयर्स का उसके, इसलिए इसको डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। और इंडोनेशिया, और ये ऐसा हुआ भी क्यों, देखिए ट्वेस अ रिसेंट वीक, मतलब एक हफ्ते में 2 बार इरप्ट हुआ, इसलिए इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही जो इंडोनेशिया है हैज़ अराउंड 147 वॉल्केनोज एंड 76 ऑफ देम आर एक्टिव वॉल्केनोज एंड स्प्रेड अलॉन्ग द आइलैंड ऑफ जावा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थिंग्स थी ये थी इसके बारे में कि साथ इंडोनेशिया में कितने 147 वॉल्केनोज हैं और 76 ऑफ देम आर एक्टिव वॉल्केनोज, इनमें से 76 क्या हैं? एक्टिव वॉल्केनोज हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑप्टिकल फाइबर केबल। अभी ऑप्टिकल फाइबर केबल काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि दो स्टेट के बीच में ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने की बात की जा रही है, ताकि जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है इसको और ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके। तो इसके ऊपर दो स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है।
फर्स्ट है इट अलाउज डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग लाइट पल्सेस बाय एप्लीकेबल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि ये अलाउ करता है डेटा ट्रांसमिशन का क्या यूज़ करके, यूजिंग लाइट पल्सेस को बाय एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसीजर है उसको यूज़ करके डेटा ट्रांसमिशन का वर्क किया जाता है लाइट पल्सेस के द्वारा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट है आपकी इट कंसिस्ट ऑफ अ कोर सराउंडेड बाय अ क्लेडिंग मटेरियल विद अ हायर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, कि इसके अंदर जो क्लेडिंग मटेरियल होता है वो हायर इंडेक्स और रिफ्रैक्शन के तौर पे इसके साथ जुड़ा होता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू एंड नाइदर वन नॉर टू। सो वीडियो को पॉज करके बताइए राइट आंसर क्या है, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्यों है? क्योंकि ये अलाउ तो करता है डेटा ट्रांसमिशन को आपका लाइट पल्सेस और बाय द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो भी इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसके अंदर डेटा आपका ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, वो उस रिफ्लेक्शन और लाइट पल्सेस के कारण क्या करता है, ये डेटा का ट्रांसमिशन करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर से समझ में आ गया होगा। तो ये आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल के ऊपर है। सेकंड है इट कंसिस्ट ऑफ कोर सराउंडेड बाय अ क्लेडिंग मटेरियल विद अ हायर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए अगर हायर इंडेक्स होगा ना तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वो ऑप्टिकल फाइबर खराब हो सकता है, इसलिए हायर नहीं होता है, ये आपका लोअर इंडेक्स और रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होता है ये लोअर इंडेक्स और रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं ये टाइप ऑफ केबल होते हैं जो नंबर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर बंडेड टुगेदर, ठीक है। मतलब क्या बोल सकते हैं आप कि जो एक पाइप होता है, समझ लीजिए कि एक पाइप है, इसके अंदर नंबर्स ऑफ जो आपकी केबल होती हैं किसकी, ऑप्टिकल फाइबर की इसके अंदर होती हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से बनाया जाता है। और जो ऑल ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं ये यूज करती हैं कोर ऑफ हेयर लाइक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन कवर, ठीक है। ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन कवर होता है विथ लेस रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। ये देखिए लेस रिफ्रैक्टेड इंडेक्स है, ना कि हायर रिफ्रैक्टेड इंडेक्स है, तो इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ इसमें दो प्रकार की कैटेगरीज होती हैं। पहली आपकी स्टेप इंडेक्स फाइबर ऑप्टिक केबल होता है जो कोर सराउंडेड बाय द क्लेडिंग, ठीक है, जो इसकी जो सराउंडिंग होती है क्लेडिंग के द्वारा की जाती है, विच हैज़ अ सिंगल यूनिफॉर्म इंडेक्स, इसमें सिंगल यूनिफॉर्म इंडेक्स होता है। और जो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर ऑप्टिकल केबल होती हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती हैं किसकी, ऑप्टिकल फाइबर, जो डिक्रीज करती हैं एज द रेडिकल डिस्टेंस फ्रॉम द फाइबर एक्सिस इंक्रीज, ठीक है। तो जिस तरीके जो फाइबर एक्सिस को अगर बढ़ाना है हमको और ज़्यादा इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है तो वो क्या करेंगे, जो ऑप्टिकल फाइबर हैं ये डिक्रीज कर देंगे रेडिकल डिस्टेंस, ठीक है। जो रेडिकल डिस्टेंस उसको डिक्रीज कर देती हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करती हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एशियन एलिफेंट। तो अभी रिसेंटली हमने 12 अगस्त, ठीक है, मतलब आज के दिन क्या किया है, 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया है एशियन एलिफेंट डे, ठीक है। एशियन एलिफेंट डे हमने यहाँ पे आज सेलिब्रेट किया है। एक सेकेंड, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन हमने बनाया है कि ये जो अभी आपके एलिफेंट से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि डायरेक्टली इनके कैटेगरी इनकी लिस्ट से लेके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यूपीएससी में और एक्सेप्ट एनी अदर एग्जाम। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है फीमेल एशियन एलिफेंट्स डोंट हैव टस्क। जो फीमेल एलिफेंट्स होते हैं एशियन एलिफेंट उनमें टस्क नहीं होते हैं। सेकेंड है इट इज़ क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड स्पीसीज बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इनको एंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है आईसीयूएन के द्वारा। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू एंड नाइदर वन नॉर टू। वीडियो को पॉज करके बताइए फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है ये आपको ऑप्शन सी दैट द मीन जो फीमेल टस्क होते हैं, जो फीमेल टस्क होते हैं, ये जो इनके जो मतलब फीमेल एशियन एलिफेंट्स होते हैं इनके पास टस्क नहीं होते हैं। टस्क का मतलब होता है जो वाइट कलर के जो आपके दांत देखे होंगे ना, इसके अंदर जो फीमेल टस्क होते हैं जिसको आइवरी बोलते हैं, इस तरीके के टस्क इनके पास नहीं होते हैं। साथ ही साथ इट इज़ क्लासिफाइड एज एंडेंजर्ड स्पीसीज, इनको एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर रखा गया आईसीयूएन के द्वारा। और इंडिया में ये एशियन की बात कर रहे हैं ना, तो इंडिया में इसको किस तरीके के रखा गया है, आईसीयूएन की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में देख लीजिए। ये जो एलिफेंट्स होते हैं ये अर्थ के लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स हैं, ठीक है, लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स हैं। ऑल दो जो एशियन एलिफेंट्स होते हैं स्लाइटली स्मॉलर देन इट्स अफ्रीकन कजन, ठीक है। अफ्रीकन कजन जो होते हैं इनसे थोड़ा सा छोटे होते हैं, लेकिन जो एशियन एलिफेंट्स होते हैं ये कैन बी आइडेंटिफाई बाय देयर स्मॉलर एंड द राउंडेड ईयर्स। इनके जो ईयर्स होते हैं ये राउंडेड होते हैं। देखो कभी कभी स्पेसिफिक जो इनकी क्वालिफिकेशन मतलब जो इनकी क्वालिटी होती है
उसके ऊपर स्टेटमेंट बन जाती है कि इनके ईयर्स किस तरीके से होते हैं। तो ये स्मॉलर साइज में होते हैं और जो इनके जो इनकी ईयर्स होते हैं राउंडेड शेप में होते हैं, ठीक है। और इनको जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में रखा गया है, इसको एंडेंजर कैटेगरी में रखा गया है। और जो साइट्स की कौन सी अपेंडिक्स में रखा गया, तो अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो कहाँ कहाँ इनको पाया जाता है, इंडिया एंड थ्रू आउट साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, तो इंक्लूडिंग म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया एंड लाओस, इन सभी जगहों पे भी ये पाया जाता है। और अबाउट अ थर्ड ऑफ एशियन एलिफेंट्स लिव इन कैप्टिविटी, ठीक है। तो जो अबाउट अ थर्ड मतलब 1/3 जो एशियन एलिफेंट्स हैं, ये कहाँ पे कैप्टिविटी में लिव करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो एनआईपी के ऊपर है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ अ 5-year इन्वेस्टमेंट प्लान टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल सिटीजन। कि ये पहला 5-year इन्वेस्टमेंट प्लान है जो प्रोवाइड कराएगा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे कंट्री में और इम्प्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल सिटीजन। सेकेंड है, द NIP विल बी कम्प्लीटली फंडेड फ्रॉम डोमेस्टिक रिसोर्सेज। जो NIP है इसको कम्प्लीटली फंडेड किया जाएगा डोमेस्टिक रिसोर्सेज से। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड आइदर 1 नॉट 2। ठीक है, वीडियो पॉज करके आंसर बताइए, फिर हम डिस्कस करते हैं न्यूज़ में क्यों थी। चलिए, इसका राइट आंसर पहले देखने के बाद थोड़ी सी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए। जो आपका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, ये एफर्ट करेगा ताकि ऑगमेंट किया जाए इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू एन आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट, जिसमें जो इंडियन नेशनल रुपीज़ का 111 लाख करोड़ बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2020 से 25 तक इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। ताकि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है इसको और ज़्यादा इंडिया में बढ़ाया जा सके, ताकि हर किसी को क्या क्या मिल सके, जो वाटर अच्छे तरीके से अवेलेबल हो सके। और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऐसा प्रोग्राम किया जिसमें होल ऑफ गवर्नमेंट एक्साइज टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल सिटीजन, ताकि सभी सिटीजन की लाइफ और ज़्यादा इन्हेंस हो सके। और स्टेटमेंट 2 आपकी गलत है, क्योंकि it aim to provide improve project preparation, attract investment both domestic and foreign into infrastructure and will be crucial for target becoming a 5 trillion economy। 5 trillion economy बनाने के लिए इसका जो एम है इम्प्रूव करना प्रिपरेशन, किसमें अट्रैक्ट करना इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, बोथ डोमेस्टिक और फॉरेन लेवल पे। अब इसके आंसर को देख लेते हैं हम कि यहाँ जो दिया हुआ है फर्स्ट 5-year प्लान है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो इसकी सेकंड स्टेटमेंट दी है गलत है, क्योंकि डोमेस्टिक रिसोर्स बस के लिए नहीं है, यहाँ पे हम अपने फॉरेन जो रिसोर्स हैं वो भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन है, आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ अ सिंगल स्लैब टैक्स रेट फॉर ऑल गुड एंड सर्विस, ठीक है, ये सभी गुड्स एंड सर्विस के लिए सिंगल स्लैब टैक्स रेट है। सेकंड है, इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। एंड थर्ड है, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी, जो एल्कोहल है ये जीएसटी के अंदर नहीं आता है। आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट है ऑप्शन 1 है, ओनली 1 and 2, एंड सेकेंड 2 and 3, 1 and 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके बताइए, फिर करेक्ट स्टेटमेंट इसके बारे में देखते हैं। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इसको डेस्टिनेशन टैक्स बेस्ड कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और जो एल्कोहल है इसको जीएसटी के कंजम्पशन रेट से परव्यू से कहाँ रखा गया है, बाहर रखा गया है। एल्कोहल के अलावा भी कुछ अदर थिंग्स जिस तरीके से जो पेट्रोल है, पेट्रोल और डीजल को, ठीक है, पेट्रोल और जो आपका डीजल है, जो आपका फ्रूट्स होते हैं, इन सभी चीज़ों को क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है जीएसटी की परव्यू से। लेकिन ये सिंगल स्लैब रेट नहीं है, ठीक है, ये सिंगल स्लैब रेट नहीं है। अगर आपने काफ़ी लंबे समय से जीएसटी को देख रहे हैं, क्योंकि जीएसटी को जैसे 2017 से इम्प्लीमेंट किया गया है, उसके बाद से इसमें देखा गया कि इसको सिंगल स्लैब टैक्स रेट से नहीं रखा गया है। इसके अंदर 5 स्लैब होती हैं, ठीक है, 5 स्लैब होती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। यहाँ पे 4 दी गई है क्योंकि एक स्लैब 0 काउंट की जाती है, ठीक है, 0% भी काउंट किया जाता है। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है और इससे बात भी चल रही है कि इसको हटा देना चाहिए। तो उसको एक्सेप्ट में मेजर जो 4 टैक्स होती है, कौन सी, 5%, 12%, 18 और 28, इस तरीके की 4 टैक्स 4 स्लैब होती है जिसको जीएसटी के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाती है, ये रॉन्ग हो जाती है। और जो एल्कोहल है और जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इसको अलग रखा गया है। साथ ही साथ जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और जो इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं, इनको भी जीएसटी के परव्यू से अलग रखा गया है, ठीक है। आई होप मैंने वहाँ पे फूड बोल दिया था, तो फूड वाज रॉन्ग, इसको इलेक्ट्रिसिटी वाला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया लोकेटेड इन द साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी में कौन कौन से ये जो आपके एरियाज है लोकेट करते हैं आपको बताना है, क्योंकि अभी साउथ चाइना सी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है मिसचीफ रीफ, सेकेंड है नाथुना आइलैंड, थर्ड है पार्सल आइलैंड। सो आपके ऑप्शंस हैं 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या है। यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है, मतलब मिसचीफ आइलैंड, नाथुना आइलैंड और जो आपका पार्सल आइलैंड है, ये तीनों आइलैंड बिलोंग करते हैं आपका साउथ चाइना सी से। ठीक है, इसकी लोकेशन आप देख लीजिए तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, ये रहा आपका साउथ चाइना सी, यहाँ पे ये पार्सल आइलैंड हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका नाथुला आइलैंड, और ये जो थर्ड पोजीशन यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका मिसचीफ आइलैंड लोकेट करता है, और इसके साथ साथ ये आपका स्पार्सली आइलैंड हो गया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो स्पार्सली और जो पार्सल आइलैंड है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हो जाते हैं फॉर चाइनाज़ पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करता है, काफ़ी डिजिटल फील्ड में लेके इस यहाँ पे वो वर्क करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जो इसके सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं तो वो भी याद रख लीजिए कि यहाँ पे जो साउथ चाइना सी में सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, तो ये लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और ये पैसिफिक ओशन यहाँ पे है, और यहाँ पे थोड़ा सा बहुत जापान लोकेट करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आई होप आपको इसी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टुडे द लास्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर दो स्टेटमेंट दिए, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अटेंड बाय डेलीगेशंस फ्रॉम ऑल मेंबर स्टेट्स इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WHO। जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है इसको अटेंड किया गया बाय डेलीगेशंस फ्रॉम ऑल मेंबर स्टेट, जो भी इसके मेंबर स्टेट है उन सभी के द्वारा, जो एक क्या है, जो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, किसके लिए, WHO के लिए। सेकंड है इंडिया हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड द चेयर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। इंडिया को रिसेंटली चेयर दी गई है किसकी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड आइदर 1 nor 2। वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर ये आपका ऑप्शन सी है, मतलब फर्स्ट भी सही है कि ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसको सभी डेलीगेशन के द्वारा, जो स्टेट मेंबर्स हैं उनके द्वारा अटेंड किया गया है। एंड सेकंड है ये इंडिया को रिसेंटली 2021 और 2022 के लिए ये चेयर प्रोवाइड करी गई है। ठीक है, तो ये भी आपकी करेक्ट हो जाती है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है ये कंपोज करते हैं 34 टेक्निकली क्वालिफाइड मेंबर जो इसके अंदर होते हैं, और इनको इलेक्ट किया जाता है 3 ईयर टर्म्स के लिए। और इंडिया के जो हर्षवर्धन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनको इलेक्ट किया गया है चेयर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड, किसमें, मई 2020 में इसको दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपको अलग काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। सो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको ना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आ सके। और देखिए कमेंट में ज़रूर बताना कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम लग रही है। ठीक है, ताकि मैं उस एरिया को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकूँ, और ज़्यादा सही कर सकूँ, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।